उसने आज डिमांड की है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा ये फौरन रिजाइन करें, इसलिए कि आज पीटीआई वाले एक वाइट पेपर लेकर आए हैं ऑन रिगिंग ऑफ February 8 इलेक्शंस। पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे अलॉन्ग विद अदर पीटीआई लीडर्स इन इस्लामाबाद, और उन्होंने कहा जी कि 180 सीट्स हमसे चोरी की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 47, और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर फौरन एक जुडिशियल कमीशन बिठाने की जरूरत है, और वो कहते हैं जी कि हम एक फाइल कर रहे हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट दिस रिगिंग, और अभी तक उसके ऊपर कोई हियरिंग की डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन हम डेट जो है उनसे मांग रहे हैं। ये 300 पेज वाइट पेपर है, और इसमें वो कहते हैं जी कि ये जो लोग हैं इन्होंने यानी कि जो अपोजिशन है इन्होंने लोगों का मैंडेट चोरी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बार बार अभी जो तीसरा भी पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था उसको भी इनवैलिड किया था, उसके ऊपर भी बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये एक जाहिर है कि सोची समझी इनकी साजिश है। पहले जिस वक्त हम इलेक्शंस में जा रहे थे तो इन्होंने हमारा इलेक्टोरल सिंबल जो था वो हमसे ले लिया था, और फिर हमको विक्ट्री मिली, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 47 इन्होंने मैनिपुलेट किए इलेक्शन रिजल्ट्स और हमको हराया। लेकिन अब भी ये जो हरकतें कर रहे हैं हमको दीवार से लगाने के लिए, ये कर नहीं सकेंगे। तो ऐसा है। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने तो जनाब कुछ और ही सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक टीवी प्रोग्राम में जो थे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की उसको कॉन्स्टिट्यूशनली निकाला गया है अंडर नो कॉन्फिडेंस मूव। नो कॉन्फिडेंस मूव जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तरीकाकार होता है। तो पीडीएम ने 2022 में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला, और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट्स को टॉपल किया जा सकता है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो लीगल मैकेनिज्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन्होंने जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं पीटीआई के अली अमीन गंडापुर, उनको बहुत ज्यादा ब्लेम किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गंडापुर साहब ने अभी कहा था कि हम इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए इस्लामाबाद में धरना देने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, ये उनको नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये भी ओवरथ्रो की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, और क्योंकि पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके लॉ मेकर्स की अभी अपर और लो हाउस में तादाद जो है वो बढ़ने वाली है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पीटीआई के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ, और खासतौर पे आपके पीटीआई के जो जनरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी हाँ, जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है लेकिन जज के कैरेक्टर को नहीं किया जा सकता। वाह जी वाह, क्या बात है सर आपने की है, यानी जज जितना मर्जी करप्ट होवे तुसी उसके खिलाफ गाली नहीं कर सकते। तो बहरहाल जी आपका डिसीजन है। अच्छा जनाब, ये एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल जिसमें कुछ लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस बनाए हैं, ये अब पूरी तरह जो है सामने मीडिया के अंदर आ गया है। इंटरम गवर्नमेंट की ये जो 1.5 साल हुकूमत रही थी, इसमें पता चला है जी कि सरप्लस क्वांटिटी ऑफ वीट मुल्क में ऑलरेडी थी, इसके बावजूद बेतहाशा जो वीट है वो इंपोर्ट की गई, जिसकी के वजह से इस गरीब मुल्क को 300 बिलियन रुपीस का जो है वो नुकसान हुआ। सोर्सेज ने जिन्होंने बात की है मीडिया से, उनके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो थी उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बताया है एक ब्रीफिंग में पीएमओ में इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी था ये बिल्कुल ठीक नहीं था और ये बड़ा इससे खजाने को नुकसान हुआ है, जिसके के ऊपर कहा गया है कि मे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि इसके ऊपर, इस स्कैंडल के ऊपर पूरी एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। वो कहते हैं जी कि एक प्राइवेट सेक्टर जो थी उसको फुल एग्जम्पशन दी गई थी टू इंपोर्ट वीट ऑन द मिनिस्ट्रीज रिकमेंडेशन, हालांकि उसको कैप करना चाहिए था। वीट ट्रेडर्स जो थे उनको भी कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो है वो और जीएसटी के ऊपर छूट दी गई थी। 28.18 मिलियन टन जो था वो लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ था, जिसको कि बंपर क्रॉप आप कहते हैं। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी कि इंपोर्ट हमको करनी चाहिए 2.45 मिलियन टन मोर। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पैस्को जो है, जो गवर्नमेंट की मेन ग्रेन प्रोक्योरमेंट करती है और स्टोरेज करती है, उसने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को कहा था कि आप सिर्फ जो है 5.87 मिलियन टन वीट
जो है वो खरीद सकते हैं इंस्टेड ऑफ द टारगेट जो होता है इनका 7.8 मिलियन टन का फ्रॉम ग्रोअर्स। तो इसमें वो कहते हैं जी कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसने समरी भेजी थी और उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशन थी उसको बिल्कुल इग्नोर किया था और बिल्कुल उसकी वजह से जो अब व्हीट है उसको परचेज नहीं किया जा सकता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं खरीद सकी हैं अपना कोटा। उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं बेचारे वो अब लो प्राइस पे अपनी गंदम बेचने को जो है वो मजबूर हैं और वो बड़े परेशान हैं। तो अभी कल ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें की थी जरदारी साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कि हम मज़दूरों का ख्याल करेंगे और फार्मर्स के लिए हम बड़ी सुविधाएं लेकर आएंगे। और बीबी जो हैं मरियम बीबी उन्होंने भी किसान कार्ड एक जो है वो कल शाया किया था किसानों के लिए। तो भाई किसानों की हालत तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। तो वैसे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो लोग रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हैं वो हमें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है सबक दे सकते हैं। आज ये एड्रेस कर रहे थे कैडेट्स को ड्यूरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स पासिंग आउट परेड एट अस्कर खान अकेडमी रसालपुर में जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि हम जो फौज वाले हैं हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का पता है और हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 19 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन जो है वो किस हद तक जा सकता है। जो चीफ साहब हैं उनको यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था पासिंग आउट परेड पे। इस मौके पे उन्होंने पीएफ की प्रोफेशनलिज्म की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा जी कि ये पीएफ जो है हर रोज़ जो है पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनसे आगे जाके काम करता है और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छी ना हो तो फिर कंट्री जो है वो बिल्कुल इट विल बी एट द मर्सी ऑफ एन एग्रेसर। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पेट्रोलिंग हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी उनकी बहादुरी की मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि इनकी बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है जिसने कि एक एग्जाम्पल सेट की थी जब आपको पता है कि हिंदुस्तान ने कहा था जी घुस के मारेंगे। 2 तैयारे भेजे थे और दोनों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिरा लिया था। दूसरे का तो खैर जिक्र ही नहीं करता इंडिया जो है क्योंकि वो तो काफ़ी उसमें सस्पिशियस किस्म की एक्टिविटी और भी इन्वॉल्व थी। बहरहाल वो अगर आप जाना चाहें तो वो दोनों के दोनों तैयारों का मलबा जो है पड़ा हुआ है पाकिस्तान में ही क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने उठाने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था जी नहीं हमारी एयरफोर्स ने मार के गिराए 2 तैयारे इनको इधर ही रहने दो। और फिर वो आपको पता ही है अभिनंदन साहब जो है उनको पकड़ा था तो वो उसका रेफरेंस थोड़ा दे रहे थे। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा उन्होंने ये जो इमरान खान साहब के फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे शहजाद अकबर साहब इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं उसके बारे में इन्होंने कहा जी कि इन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खराब करने की कोशिश की और उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। हम कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। हम अपने हर पाकिस्तानी शहरी को पूरी हिफाजत देते हैं और इसके अलावा हम जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको भी देते हैं। हालांकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल डिसिडेंट्स जो हैं वो बाहर रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। टेररिस्टों के साथ भी उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने जो यहाँ पे इंग्लैंड के जो रॉयसन टाउन के अंदर रह रहे थे तो कहते हैं जी कि नवंबर 26, 2023 को एक आदमी ने घंटी बजाई और फिर जब मैंने खोला तो उसने मेरे ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की लेकिन मेरे ग्लासेस की वजह से और मैंने जो एकदम दरवाज़ा बैंग किया तो उसकी वजह से मैं बच गया वरना मेरा मुंह वो सब सड़ सकता था और मेरी आंखों से मैं ब्लाइंड हो सकता था। और उसमें उन्होंने जो है यहाँ पे पाकिस्तान का हाई कमीशन इन लंदन उसको पूरी एक लिस्ट दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जिसके के लिए उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इस अटैक के लिए। उसी का जवाब आज जो है फॉरेन ऑफिस दे रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं इन्होंने सारी स्टोरी बनाई है, पाकिस्तान का कोई भी बंदा यानी गवर्नमेंट इसके अंदर जो है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या बाकी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। और जनाब जो बीबी जरदारी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी चल रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खासतौर पे जो पीआईए को कहा जा रहा है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा तो हम सजेस्ट करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, उसके अंदर इनको चलाना चाहिए। आज ये एक सेमिनार हो रहा था पीपल्स लेबर ब्यूरो के अंडर एट आर्ट्स काउंसिल कराची में टू मार्क लेबर डे, उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो उसकी ज़मीन बिलोंग करती है गवर्नमेंट को और अगर इसमें डाइवेस्ट करना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट तो फिर इनको सलाह मशवरा करना पड़ेगा जो सिंध गवर्नमेंट है उसके साथ और ये फिर हम इसके ऊपर जो है वो यानी कि कब्जा जमा लेंगे और फिर हम इसको
और अच्छी तरह लूटेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी कि फिर सिंध गवर्नमेंट जो है इसको चलाएगी। वो कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेबरर्स जो हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है और सिंध गवर्नमेंट ने बेशुमार लॉज बनाए हैं गरीबों के लिए। और नेशनल असेंबली में भी लास्ट टाइम जब पीपीपी की फेडरल गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 में, तो हमने गरीब लोगों के लिए बहुत सारे लॉज बनाए थे। फिर पायान वो कितने गए, क्योंकि गरीब थे होते ही ये हालत थे बेचारे गरीब दी बदली नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो आप। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट ऑन पिटीशन फाइल बाय बुशरा बीबी कि जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो मेरा घर है बनी गाला का वहां से मुझे शिफ्ट कर दिया जाए अडयाला जेल के अंदर, जिसको कि इन्होंने सब जेल बनाया था इनका घर जो है उसको। जो पिटीशन जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया था लास्ट मंथ, क्योंकि इनके लॉयर्स जो थे वो कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो सके थे एलिजिडली, पता नहीं लॉयर्स तो कहते हैं हम जाते हैं। और प्ली जो थी वो फाइल की थी ऑन द सेम डे ताकि उसको रेस्टोर किया जा सके। बुशरा बीबी जो हैं उनको 31 जनवरी को कस्टडी में लिया गया था जब इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इनको सेंटेंस किया था इनके हस्बैंड इमरान खान साहब के साथ 14 इयर्स इन जेल फॉर तोशाखाना रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 1 को सस्पेंड किए थे इनके सेंटेंसेज इन तोशाखाना रेफरेंसेज, लेकिन फिर भी इनको इद्दत केस में अब जो है वो जी कस्टडी में रखा हुआ है। इन्होंने कहा था कि इनको जो है बनी गाला से शिफ्ट कर दिया जाए और बड़े वीक से ये जो डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने मेरे घर को सब जेल बनाया ये भी ठीक नहीं है और मैं जो है अडयाला जेल में अपने हस्बैंड के साथ इमरान खान साहब के साथ अपनी जो टर्म है वो सज़ा की पूरी करूंगी। लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने कहा था जी क्योंकि जेल जो है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं, तो इसलिए जो है हम इनको जेल में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये है चक्कर। और हम आपको बता रहे हैं जनाब कि इंडिया के अंदर जो है इलेक्शंस हो रहे हैं और फर्स्ट 2 फेजेस के हो गए, अब तीसरे फेज के शुरू होने वाले हैं। 7 फेजेस में होते हैं जैसे हमने आपको बड़ी दफ़ा बताया। तो मोदी जी और राहुल गांधी जो है यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और मोर्चा उन्होंने निकाला हुआ है। मोदी जी ने आज कांग्रेस पार्टी को कहा जी कि ये तो पाकिस्तान के मुरीद हैं और उन्होंने अलेज किया कि पाकिस्तान तो दुआएं मांग रहा है कि ये शहजादा यानी कि राहुल गांधी जो है किसी तरह इंडिया का जो है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन रहे, और पाकिस्तान जो है इसलिए रो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस मर रही है। तो इसलिए ये एक पब्लिक गैदरिंग में बात कर रहे थे गुजरात में, जहां पे के पोलिंग अब जो है 7 मई से शुरू होने वाली है। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ा अनहोली अलायंस है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में और अब ये एक्सपोज हो गया है। ये बातें उन्होंने उस वक्त की जिस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जो है एक वीडियो राहुल गांधी की सोशल मीडिया पे डाली और उसकी बड़ी तारीफ की और कहा जी कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। और जो ये एक मोदी जी ने एक और भी वाक़े का हवाला दिया कि दिसंबर 2017 में जब गुजरात के असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे तो ये एक कांग्रेस के लीडर जो है मणिशंकर अय्यर उनके रेजिडेंस के ऊपर एक मीटिंग चल रही थी। फॉर्मर पाकिस्तान जो है वो फॉरेन मिनिस्टर और हाई कमीशन टू न्यू दिल्ली उनके साथ जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे और वहाँ पे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी भी मौजूद थे। तो ये तो इनका तो बड़ा यानी बहुत याराना लगता है पाकिस्तान के साथ। तो इसके ऊपर तब जाहिर है कि गांधी जी ने भी खामोश नहीं रहना था। गांधी जी ने कर्नाटका के अंदर बड़ा एक्यूज किया मोदी जी को और उन्होंने कहा जी कि चूंकि कर्नाटका के अंदर आपका एक जो जानने वाला है जनता दल सेक्युलर हसन का लोकसभा का एमपी प्रज्वल रवीना उसके खिलाफ सेक्स टेप्स आ गए हैं, तो इसलिए आप कर्नाटका में तो कुछ भी जो है वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं, भाग गए आपके। गांधी ने कहा कि रवाना जो है उसकी ये जो सेक्स स्कैंडल है ये सेक्स स्कैंडल खाली नहीं है, ये मैस रेप है जो इसने किया है, तो इसको तो मैस रेपिस्ट का नाम देने की जरूरत है। और इंस्टेड के इसको अरेस्ट किया जाता, मोदी जी ने उसको मुल्क से भागने की इजाजत दे दी है। और उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब उनको इस सारी कार्रवाई का पता था फिर भी उन्होंने उसको मुल्क से भागने दिया। हालांकि इसके ऊपर जो है शाह साहब को पुलिस में एक केस रजिस्टर करना चाहिए था। आपको पता ही है कि कर्नाटका के अंदर 28 सीट्स हैं, 28 में जो 14 सीट्स हैं उसके ऊपर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे मई 7 से। तो ये जनाब एक दूसरे के सामने आमने सामने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा
लड़ाई झगड़ा जो है हो रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक जो एक इंटरव्यू दिया है असदुद्दीन अवैसी ने, जो कि चीफ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, उन्होंने बड़ा जो है आज मॉक किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के रिमार्क्स को, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी मुझे बड़ी जटरी नजर आ रही है क्योंकि वो हमको रज़ाक कह रही है। अगर आपको रज़ाक्स की हिस्ट्री पता है, रज़ाक्स पैरा मिलिट्री वॉलंटियर्स थे जिन्होंने के निजाम ऑफ हैदराबाद की हेल्प कर रहे थे ताकि वो अपनी जो हैदराबाद की स्टेट है उसको इंडिपेंडेंट रख सकें, क्योंकि जो पार्टीशन प्लान आया था उसमें तो हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन जाहिर है कि वो पूरे हिंदुस्तान में से गुजर के कैसे उसको बनाते। बहरहाल फिर वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, वो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में, लेकिन चूंकि वो पॉसिबल नहीं था तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान के साथ उसको मर्ज किया ऑन सितंबर 17 1948। तो ये वो लोग थे रजाकार, उनको कहा जाता था जिन्होंने कि हैदराबाद की स्टेट का हेल्प किया था। तो यूनियन होम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये यहाँ पे हैदराबाद के अंदर वो जब कर रहे थे अपनी इलेक्शन कैंपेन, तो उन्होंने कहा जी पिछले 40 साल से ये हैदराबाद जो है रज़ाक जो है उनका बैस्टियन बना हुआ है, तो इस दफा चीजें चेंज होंगी और अब ये बीजेपी का हिस्सा बनेगा। तो उसके ऊपर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तुम आओ तो सही इलेक्शन में, लोग यहाँ के तुम्हें जवाब देंगे। इसके अलावा जो ये इनके कमेंट्स हैं ये कोई अच्छी नजर में नहीं देखेंगे अमित शाह साहब के, और इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जो हैं वो कुछ क्रिटिक्स उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मोहम्मद वलीउल्लाह समीर, उन्होंने भी कहा है कि ये किस तरह की डिविसिव नैरेटिव है जो कि होम मिनिस्टर जो है फैला रहा है, जिसकी के कोई भी इस मुल्क में रेलेवेंस नहीं है, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये एक रिफ्ट पैदा कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जनाब सारी तरफ से बस जो हैं वो बयान आ रहे हैं। हिंदुस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह आज वो भी एक रैली के साथ जो लोकसभा के सिलसिले की हो रही है उसमें बिहार के अंदर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जो कुछ ये सूरत में और इंदौर में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और मुझे लगता है कि बीजेपी लेड एनडीए जो है वो 400 प्लस सीटें जो हैं इस दफा फिर से जीतेगी। वो जो है बात कर रहे थे, ये जो अभी कल ही हमने आपको न्यूज़ बताई थी कि सूरत के अंदर जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने तो उनको शायद डराया धमकाया या क्या किया, तो उन्होंने छोड़ दी अपनी सीट और बीजेपी को ज्वाइन किया, और इंदौर में जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसके तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और एज अ रिजल्ट बीजेपी जो है उसका कैंडिडेट जो है वो अपोज्ड वहां पे मुकेश दलाल जो है वो हो गया था, उसने विन कर लिया वो सीट। तो वो कहते हैं जी कि ये तो होना ही है और आने वाले दिनों में और बीजेपी जो है सीटें जीतेगा। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि जी बीजेपी बहुत ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में डिवाइड पैदा कर रही है, उसका जवाब देते हुए कहा जी कि अगर इतना ही डिवाइड हम पैदा कर रहे होते तो 5 मुसलमान मुल्क अरब कंट्रीज जो हैं वो मोदी जी को अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड क्यों देते और उनको एज अ चीफ गेस्ट अपने मुल्क में क्यों बुलाते हैं जी। तो ऐसा है। तो जनाब अरबी जो हैं वो तो जनाब ट्रेडर्स हैं ना, उनको तो जहाँ पे ट्रेड नज़र आती है वो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो उनका तो बाप जो है, उनका खुदा जो है, उनका ईमान, उनका सब कुछ जो है वो पैसा है और ट्रेड है। तो ट्रेड में उनको जिनके साथ फ़ायदा नज़र आएगा वो उनके साथ जो है वो खड़े होंगे। तो अपने ट्रेड के सिलसिले में वो अब हिंदुस्तान को खुश करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने अपने अवार्ड शवार्ड दिए ताकि जो है इंडियन कंपनियां आके इन्वेस्ट करें। और जनाब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने आज अपनी 44th वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो आज सेलिब्रेट की और बड़े प्यारे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। और उनकी बेटी जो ईशा देओल है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इनकी तस्वीरें डाली, दोनों जो हैं वो स्माइल कर रहे हैं। और ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हैप्पी एनिवर्सरी टू माय पापा एंड ममा, लव यू एंड अडोर यू एंड वांट टू हग यू। तो इस तरह की उन्होंने प्यारी सी वो लिखी। और जनाब ये जो हीरा मंडी द डायमंड मार्केट कल रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, उसने काफी हलचल मचाई है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। अलबत्ता संजय लीला भंसाली के बारे में कहा जा रहा है जी कि इसको बनाने के लिए उन्होंने जो फीस ली है 65 करोड़ लिए हैं उन्होंने इसको सिर्फ बनाने के लिए। और इसके ऊपर हीरा मंडी की मेकिंग के ऊपर इसके अलावा जो मेकर्स हैं उन्होंने 200 करोड़ रुपया जो है वो लगाया है। इसमें जो हाईएस्ट पेड जो एक्ट्रेस है वो सोनाक्षी सिन्हा है,
उसको जो है तकरीबन 2 करोड़ रुपए इसमें काम करने के दिए गए थे। अदिति राव हैदरी को 1.5 करोड़, मनीषा कोइलारा और रिचा चड्डा को 1-1 करोड़ और संजीदा शेख जो है उनको 40 लाख रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। भंसाली जो है वो कहता है जी कि पिछले जो है 30 साल से वो 14 साल से नहीं 30 साल से बनाना चाहता था और 14 साल से बना रहे हैं इसको, तो 14 साल लग गए उनका फाइनल वर्जन जिसके के ऊपर वो खुश हैं उसको बनाने के लिए। तो वो कहते हैं जी कि ये मैं हमेशा सोचता था लेकिन मैं बना नहीं सका। और ये इसलिए भी आइकॉनिक है कि 30 साल पहले इन्होंने मनीषा कोइलारा के साथ भी जो मूवी बनाई थी 1942 अ लव स्टोरी, तो फिर से ये अब जो है इस अब जो OTT के ऊपर ये सीरीज आई है उसके अंदर ये दोनों फिर से इकट्ठे इन्होंने काम किया है। कुछ लोगों ने कहा हाँ ये बहुत ही इमोशनल ड्रामा है, इसके अंदर फ्रीडम, लव और जाहिर है कि जो ब्रॉथल्स हैं उनका कल्चर और जेलसी दिखाई गई है। कुछ लोगों ने कहा जी कमाल कर दिया है, बड़ा मेस्मराइजिंग सागा है, मास्टर क्लास जो है क्रिएट की है भंसाली साहब ने। और कुछ लोगों ने कहा जी कि ये तो इसमें कोई प्लॉट ही नहीं है और बड़ी टेरिबल स्टोरी टेलिंग है। तो बहरहाल मिले जुले इसके जो हैं वो आए हैं इसमें। और जनाब 2 लोगों ने, आपको पता ही है कुछ दिन पहले सलमान खान का जो मुंबई का घर था उसके ऊपर शूटिंग की थी और उसमें से जो एक आदमी है जिसने के आर्म्स सप्लाई किए थे और इन दोनों को असल में पकड़ लिया था जो है दिल्ली की पुलिस ने, मुंबई में इसको पकड़ लिया था इनको। तो उसमें से जो एक है आर्म्स सप्लायर उसने आज अपनी जान ले ली है अलेजली। अब उसने अपनी जान खुद ली है, उसने सुसाइड किया है या कि उसको मारा गया है। बहरहाल जी ये जो है अच्छा ये जो था अनुज थप्पन इसका नाम है, 32 इयर्स इसकी एज है और ये फायरिंग करने के बाद जो है आर्म्स देने के बाद जो है ये पंजाब में छुपा हुआ था। इसको पंजाब से अप्रैल 26 में पुलिस जो थी उसने इनको पकड़ा था और उन्होंने इसको फिर जो 10 और इनमेट्स थे वहाँ पे उसमें लॉकअप में रखा था। वहाँ पे 4 से 5 पुलिस वाले जो थे वो भी इनकी निगरानी कर रहे थे। दूसरा जो एक्यूज था सोनू सुभाष चंदर, वो जो था उसको जो है भी आइडेंटिफाई जो है कर लिया गया था। तो ये जो सलू भाई के घर पे फायरिंग हुई थी ये 14 अप्रैल को हुई थी। बहरहाल इनमें से एक जो है उसने आर्म सप्लायर ने खुदकुशी कर ली है और पुलिस जो है उसने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। और इसके अलावा जो CID है जो इनकी काउंटर जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है इनका CID उसने भी अब जो है ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और वो क्वेश्चन कर रही है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर। फैंस जो हैं जी उन्होंने बड़ा ही रिएक्ट किया गंदे तरीके से जब हसन अली को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और ये T20 स्क्वाड जो है ये आने वाली जो T20 सीरीज हैं उनके अंदर जो पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड, आयरलैंड और फिर फाइनली जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 का USA में, तो उसके लिए इनको जब किया तो लोगों ने बड़ा रिएक्शन सोशल मीडिया पे शो किया और उन्होंने कहा जी कि इसको आपने कैसे लिया है। PCB के जो सिलेक्टर हैं वहाब रियाज साहब उन्होंने कहा जी कि ये काउंटी क्रिकेट जो खेलने गया था अंडर कॉन्ट्रैक्ट गया था लेकिन अब ये वापस आ गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाहौर में बात कर रहे थे रियाज और उन्होंने कहा जी कि ये हारिस रऊफ का बैकअप है और तमाम इन फिक्सचर्स में, तो अगर हारिस रऊफ कभी इंजर होएगा तो फिर इसको चांस दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इसको जो टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है इसके एक्सपीरियंस के ऊपर किया गया, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा PCB ने जी अपनी 18 मेंबर स्क्वाड जो है फॉर अपकमिंग ये जो T20 टूर्स हैं इंग्लैंड और आयरलैंड और जो वर्ल्ड कप है उसके लिए आज अनाउंस कर दिए हैं। बाबर आजम जो है वो टीम को लीड करेंगे। स्क्वाड के अंदर शामिल हैं अबरार अहमद, आजम खान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, रिजवान, मोहम्मद इरफान, उसामा खान, शाहीन शाह अफरीदी और बहुत सारे। पाकिस्तान जो है वो 3 T20 मैचेस खेलेगा आयरलैंड के खिलाफ फ्रॉम May 10 to 14। उसके बाद ये लोग इंग्लैंड ट्रैवल करके जाएंगे 4 T20 मैचेस खेलने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम May 22। अकॉर्डिंग टू PCB ये जो स्क्वाड है ये इसको रिड्यूस किया जाएगा टू 15 प्लेयर्स फॉर वर्ल्ड कप और इसमें जो और ये फौरन कर दिया जाएगा जैसे ही ये इनका T20 इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो ख़त्म होएगा। इन्होंने कहा जी कि जो एक
डेडलाइन थी मई 24 की जो उन्होंने दी थी कि भाई आप अपनी टीम्स अनाउंस करें, तो वो हमने कर दी है। पेसर रऊफ और आजम जो है उन्होंने कम बैक किया है टीम के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम के अंदर जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसके अंदर नहीं थे क्योंकि इनको इंजरीज आए हुए थे। इसके अलावा रिजवान और इरफान जो हैं उनको भी रेस्ट किया गया था 2 मैचेस के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने भी कम बैक किया है। और वो कहते हैं जी कि पीसीबी कहता है कि ये चारों के चारों जो है फिटनेस असेसमेंट के अंदर गए थे एट नेशनल क्रिकेट अकेडमी और इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट शो की थी, तभी इनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर हैं ज़बान और स्पिनर उसामा, उनको जो है अभी ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर बात की जाए। सॉरी, उसामा जो है मैंने आपको पहले बताया कि टीम में थे, टीम में नहीं है अभी, टीम में नहीं है वो, तो ऐसे। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट अगेन पीसीबी के जो हेड हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो अपकमिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होने वाली है जिसमें कि 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमें लगता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। इसीलिए हमने इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैचेस हैं सब एक सिंगल सिटी के अंदर हमने जो है वो उसको स्केड्यूल कर दिया है ताकि सिक्योरिटी रिस्क मिनिमम रहे। लास्ट वीक पीसीबी ने जो अपना ये ड्राफ्ट स्केड्यूल था आईसीसी को भेजा था मैचेस का टू बी प्लेड इन कराची, लाहौर एंड रावलपिंडी, और उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है, इंडिया के तमाम मैचेस हम लाहौर के अंदर कर देंगे, लेकिन जाहिर है कि फाइनल फैसला जो है आईसीसी तमाम जो पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स है उनसे बात करने के बाद अपना फैसला देगा। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान का टूर करेगी, लेकिन एक सोर्स जो कि इंडिया से जिसके साथ मीडिया ने पाकिस्तान में बात की, तो मीडिया को उन्होंने बताया कि अभी ये बहुत ही प्री मैच्योर है, ये डिसीजन बीसीसीआई जिस वक्त टूर्नामेंट का टाइम पास आएगा उस वक्त ये बात करेंगे, और उस वक्त हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है अप्रूवल देगी पाकिस्तान में जाके खेलने का, उसका क्या मूड होएगा, जो मूड होएगा उसके मुताबिक बीसीसीआई अपना जो है वो फैसला देगी। लेकिन पीसीबी जो है वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो कहती है कि नहीं, तमाम 8 टीमें जो हैं वो खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में आएंगी। तो ये है जनाब हमारी आज की सारी खबरें। ठीक है जी।